नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कि कांग्रेस ने क्यों किया विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। आगे दिखाएंगे 20 लाख रुपए की लागत से कहां बनेगा भगवान परशुराम का भव्य मंदिर। साथ ही जानेंगे 2023 की NIRF रैंकिंग में AMU ने कौन सी रैंक की हासिल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेस जनों की ओर से एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मैरिज रोड स्थित शहनाई मैरिज होम में हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां सभी प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने पार्टी संगठन को मजबूत और गतिमान बनाए जाने की मांग की। इस कार्यक्रम का सफल संचालन ठाकुर सोमवीर सिंह ने किया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज आप लोग जिस प्रकार से एकत्रित हुए हैं उसी तरह से संगठित होकर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर से कार्य करें और भाजपा से मुकाबला करने के लिए संगठन को जुझारू बनाएं। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख कांग्रेस जनों में वरिष्ठ कांग्रेसी ज्ञान प्रकाश सक्सेना, बसंत शर्मा गुरु, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी, मधुकर शर्मा, अमर सिंह राही, ऋषि भरद्वाज, शाहरुख खान, अरविंद शर्मा चाचा, अनिल सिंह चौहान, जयदेव उपाध्याय, जितेंद्र शर्मा, विपिन कश्यप आदि के साथ हजारों कांग्रेसी उपस्थित रहे। बैठे हैं तो कमियां तो आएंगी। कांग्रेस तरह की तैयारी हो रही है। अब ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से किस तरह के आगे इसका परिणाम आ चुका है। इसका परिणाम आ चुका है। राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की थी, यहाँ से वो चलते आए हैं, वहाँ सरकार चलती चली आई है। और अलीगढ़ में वो नहीं आए तो अलीगढ़ में नहीं आए तो क्या यहाँ इसलिए नहीं जीती? नहीं, अलीगढ़ का रूट नहीं था, लेकिन उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थी। सारे कांग्रेसी, आपने ही वीडियो बनाई थी उसकी, आपने ही डाला था। कांग्रेसियों में कोई उससे कम नहीं था और कितने लोगों ने काफी सारे लोगों ने और उसको यात्रा को पूरा किया। अभी तक ये मजबूती किस वजह से नहीं आ पाई है? मजबूती हम कहते हैं मजबूती है, आप अपनी आंखों से देखिए। मजबूती कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, लेकिन मोदी जी ने हमारा सारा पैसा 32,000 करोड़ रुपए तो इन्हें अपने ऐड में लगा दिए। यहाँ तक कि आटे का थैला भी ले जाते हैं तो गरीब रोज सुबह दोपहर शाम उस थैले को देखता रहता है। बाथरूम में जाओ तो उनका फोटो लगा होता है, बाहर आपका पोस्टर लगा होता है, और घर के अंदर से अगर अंदर वाले कमरे में भी चले जाओ तो हर चैनल को खोल लेना, आप लोगों के अलावा हर चैनल उनको दिखा रहा होगा। तो खाली मोदी जी का फोटो देख देख के लोग हिप्नोटाइज हो गए। उनको चारों तरफ अंधभक्त कहा जाता है आज के समय में। वो खाली मोदी जी को देखना जानते हैं, और चाहे वो कितनी महंगाई बढ़ा दें, चाहे कितना भी कुछ भी कर दें, तमाम क्राइम बढ़ा दें, लेकिन उनको मोदी दिखाई दे रहा है। और एक विशेष बात बताऊंगा, इसको अगर आप वाकई मोदी जी के चैनल से नहीं है तो इस बात को जरूर दिखाना। दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में बहुत कमियां हो रही हैं। आपने देखा राष्ट्रपति का दायित्व था कि वो वहां पर उसका उद्घाटन करती, लेकिन एक छोटी जाति के होने के कारण, क्योंकि भाई यज्ञ होना था। आप ये समझ लीजिए, जब सदन है तो वो सभी का सदन है। वहां पर पूरा आपने राज्य अभिषेक देखा होगा, एक राजा को गद्दी पे बैठते हुए देखा होगा, एक शूद्र महिला को बुलाकर, एक आदिवासी महिला को बुलाकर। ये किस संविधान में लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होगा? ये बिल्कुल है। अगर कानून का अगर कोई बात होती है तो कानून के सारे जो मैं आपको मैं संविधान की बात मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होता है जो सदन से भी बड़ा होता है। उसका कारण, अगर फांसी की सजा होती है तो राष्ट्रपति ही उसको माफ कर सकता है। इसलिए ये काम उन्हीं के हाथ से होना था, क्योंकि वो सबसे बढ़िया प्रथम व्यक्ति हैं। राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति प्रथम जगह का उद्घाटन करेगा, या द्वितीय व्यक्ति उद्घाटन नहीं करेगा। बस यही जवाब है मेरा उनके लिए। एक दलितों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। ये सरकार जो है लगातार साजिश कर रही है, और जो वही मनुस्मृति का फिर आगा जा रहा है। जो काम जो करता आया है वही। मेरा नाम सत्यन सारस्वत है। आज ये जो कांग्रेस का शहनाई मैरिज होम का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि इधर एक तरफ निकाय चुनाव होके चुके हैं, दूसरी तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह का ये? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में आपस में जो गुटबंदी चल रही है उसी को देखते हुए जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। और आज की तारीख में जो कांग्रेस जिंदा है वो बंसल जी की वजह से जिंदा है अलीगढ़ के अंदर, क्योंकि जितने प्रोग्राम बंसल जी करते हैं इतने प्रोग्राम कोई नहीं करता है। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, नेता
बनना आसान है, लेकिन उसको आगे तक चलाना, सभी को अपने साथ जोड़ के चलना, ये इतना आसान नहीं है। तो बंसल जी ने जो आज का प्रोग्राम रखा है कार्यकर्ता सम्मेलन, वो सभी को दोबारा से जोड़ने के लिए 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी को और मजबूत करने के लिए आज का मेरा एक कार्यकर्ता सवाल है सम्मेलन। कि जो मेयर प्रत्याशी थे कांग्रेस के सीपी गौतम, वो आक्षेप लगा रहे थे विवेक बंसल, और विवेक बंसल वो है वो आक्षेप लगा रहे थे सीपी गौतम, तो वो धरने पे भी बैठे थे सीपी गौतम, तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या ये आपसी फूट का कारण जो कांग्रेस जिस स्तर पर जाती जा रही है, ऊपर नहीं पहुंच रही है, तो उसका कारण क्या ये है? मतभेद जो अभी आपने कहा। देखिए, मतभेद हैं, ठीक है, लेकिन सीपी गौतम जी को जो टिकट मिली थी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने किसी को भी अपने पास इनवाइट नहीं किया, किसी नेता को उन्होंने पूछा नहीं, अपने स्तर से किस तरीके से वो चुनाव लड़े ना किसी छोटे कार्यकर्ता को मालूम, तो बड़े नेताओं को तो क्या मालूम होगा। उन्होंने सामग्री तक पूरे चुनाव में वार्डों को अवेलेबल नहीं करा पाए। ये भी बात कही गई है, एक सुनने में आई है कि इससे 5 कंप्लेंट आई थी, वो भी कर्नाटक के भाषा में। देखिए, अब जब आपको टिकट मिली है तो आप कर्नाटक और दिल्ली को क्यों देख रहे हैं? जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी सामग्री पार्षद उनसे नाराज है। जी, पूरे पार्षद उनसे नाराज हैं। आप कितने वार्डों में गए? आप कहाँ मिले लोगों से जाके? आप पार्षदों से नहीं मिले। जब आप पार्षदों से नहीं मिले तो जनता आपको कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगी? मेन जो पॉइंट होता है वो पार्षद होता है। एक सवाल मेरा है आपसे बहुत महत्वपूर्ण, क्या सीपी गौतम कांग्रेस में रखने लायक हैं या नहीं? देखिए, सीपी गौतम जी को जो टिकट मिली थी, नहीं, मेरा सवाल जो है, क्या वो कांग्रेस कमेटी में, चाहे वो महानगर की हो या जिले की हो, उसमें रहने लायक हैं? टिकट की बात तो बात की है। नहीं, वो तो जो महानगर और जिले के हैं ही नहीं, वो तो बिहार के प्रभारी थे, वो ऊपर के स्तर के नेता हैं, वो इतने छोटे नेता थे ही नहीं जो उनको मेयर की टिकट मिल गई। उनको तो टिकट देनी नहीं चाहिए थे, वो तो स्टेट लेवल के लीडर है ना। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवहार रहा उनका और कार्य रहा, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में रहने नगर निकाय चुनाव के बाद हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस तरह से कांग्रेसियों को मनोबल बढ़ाने का उद्देश्य है क्या इसका, या और किसी पर्पस के लिए ये आज ये सम्मेलन किया गया? देखिए, अब तमाम पार्टियां देखेंगे, बीजेपी सत्ता में है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमारा विपक्ष में रहने का कारण ये है कि हमारे आए दिन कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के लगातार ये कार्यकर्ता सम्मेलन आज भी हैं और हमेशा चालू रहते हैं, और विवेक बंसल जी को इसका श्रेय जाता है। अलीगढ़ की ये वो धरती है, यहाँ पर विवेक बंसल जी ने कांग्रेस को जिंदा रखा। उस समय कांग्रेस की सीटें नहीं आई थी, विवेक बंसल अपनी छवि को लेकर और कांग्रेस के आशीर्वाद से विधायक हुए। फिर विवेक बंसल जी ने आपको एक चौधरी विजेंद्र के रूप में एक एमपी दिया, फिर उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ। ये भी एक चीज सत्य है कि उनको कई बार टिकट मिली, पिछली बार विधानसभा 2022 में भी उनको टिकट मिली, लेकिन वो हारे। हारने की इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस समय लोग बात ले लें हम, तो उसमें भी सिर्फ आपका एक ही पार्षद जीता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा हो लिस्ट के अंदर कितनी कमी आई है। मैं तो चुनाव आयोग को बिल्कुल बेकार समझता हूँ। चुनाव आयोग से पूछा जाए कि जो एमपी और एमएलए की जो लिस्ट है उसमें कुछ लोग कम होते हैं, और जो खासकर जो निकाय चुनाव है इसमें तो मैं 100% ये कहूँगा 100 में से मात्र 40 लोगों की लिस्ट में नाम आए। तो इसका भी कारण है ये चेहरे देख देख कर जो सत्ताधारियों ने जो अधिकारियों के ऊपर जो प्रभाव जमा रखा है उसका भी ये कारण है। ना पूरे लोगों की लिस्ट आती है तो वो लगातार ये जीतते रहेंगे, और धांधलेबाजी करना तो इनका पुराना काम है बीजेपी का। किस तरीके की धांधलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं आप? धांधलेबाजी का मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि लिस्ट पूरी क्यों नहीं आ रही है, या ऊपर से हुई है कि दलितों की और मुसलमानों के नाम सबसे कम आए हैं। मैं फिर भी चीख के कह रहा हूँ, तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे नाम भी कम आए हैं, हिंदू भी कह रहे हैं कि हमारे नाम भी कम आए हैं। मुसलमानों के और दलितों के नाम मुस्लिम वाली बात कहाँ आ गई? बिल्कुल आई है। ये सत्ताधारी लोगों को अच्छी तरह पता है कि मुसलमान इन्हें वोट नहीं देगा, दलित इनको वोट नहीं देगा। इनके जो मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो चुनाव की गणना की जाए प्रतिशत की, तो निर्दलीय प्रतिशत सबसे ज्यादा है। बिल्कुल निर्दलीय सबसे ज्यादा जीतते हैं। इसमें ये पता नहीं चल पाता ना इन लोगों को कि भाई कौन कांग्रेसी है और कौन आपका बीजेपी का है। ये बीजेपी वालों ने लगातार लिस्टों में कमी की है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लिस्टों में वो नाम कम है जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, मुसलमान हैं और दलित हैं। उनके घर से अगर 9 वोट हैं तो मात्र 1
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना मडराक क्षेत्र के आसना चौकी के पास 5 बीघा जमीन पर भगवान परशुराम का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर अंदर मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का प्रवेश द्वार का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से कराया गया है, जो कि मंदिर की पहचान बयां करता हुआ नजर आता है। मंदिर के अध्यक्ष सीपी शर्मा ने बताया कि शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मंदिर के आसपास की सड़कों को पक्का कराकर बिजली के खंभे एवं बिजली की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के 4 मुख्य द्वार एवं 3 छोटे द्वार हैं। मंदिर भगवान परशुराम की अनुकंपा से बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। विश्व का एकमात्र भगवान परशुराम का मंदिर है, जो कि इतने भव्य रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर के निर्माण में ट्रस्ट का विशेष सहयोग मिल रहा है। मथुरा रोड पे भगवान परशुराम जी का एक मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और किस तरीके से मंदिर निर्माण किया जा रहा है? भगवान परशुराम मंदिर जो आसना मथुरा रोड अलीगढ़ में 5 बीघे में बन रहा है, ये भगवान परशुराम सेवा ट्रस्ट कारछेद संपूर्ण भारत के तत्वाधान में और सर्व समाज के सहयोग से भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की 3D बनी है और उन्होंने बनाई है 3D, जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उन्हीं लोगों ने, सोमपुरा जी ने इसकी 3D बनाई है। और आप देख रहे हैं कि निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर की जो वाल है चारों तरफ से 25 फुट वाल है, चारों तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। प्लास्टर भी कंप्लीट हो चुका है और जाली भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर में वायर बिजली का भी काम कंप्लीट हो चुका है। 4 फाटक, जो 7 फाटक हैं टोटल, जिसमें 4 फाटक कंप्लीट हो चुके हैं और 3 फाटकों पर जो है निर्माण कार्य चल रहा है। सर, कुछ आलोचक भी हैं मंदिर को लेकर के, उनका कहना है कि गबन किया गया है पैसों को लेकर, मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने स्वयं आकर के देखा कि सबसे पहले अगर हम कहीं मंदिर बनाते हैं तो उससे पहले बाउंड्री वाल का होना बहुत ज़रूरी होता है, गेट निर्माण का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा जो मटेरियल पड़ा हुआ है मंदिर परिसर में वो जो है सुरक्षित रहे। अब भगवान परशुराम जी की कृपा से हमारा जो कार्य है गेट का और बाउंड्री वाल का अंतिम चरण में है। इसके बाद उन्हीं की कृपा से जो है फिर पुनः मंदिर का काम प्रारंभ होने वाला है। अभी तक कितना टाइम हो गया है मंदिर निर्माण में? मंदिर निर्माण में भगवान परशुराम जी सेवा ट्रस्ट हमारा 31 जुलाई 2020 को हमारा ट्रस्ट बना था और 13 अक्टूबर 2020 को हमने 5 बीघा ज़मीन क्रय की थी और 13 अक्टूबर 2023 को 3 साल हमारे हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस छोटे से पीरियड में भगवान परशुराम जी की कृपा से सर्व समाज के सहयोग से मुख्य प्रवेश द्वार आपने देखा 20 लाख रुपए की लागत से हमारे श्री BL शर्मा साहब जो SGT के चेयरमैन हैं, हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बनाया है। 700 मीटर जिला पंचायत से रोड बनी है, आपने स्वयं देखा करके, और 20 LED जिला पंचायत से लगी हैं। हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती विजय सिंह जी, ठाकुर शिवराज सिंह जी, श्री प्रेमिला सिंह जी जो युवा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सहयोग से ये 700 मीटर रोड हमें बनी है। इसके अलावा 140 मीटर CC रोड माननीय श्री अनिल पाराशर विधायक जी ने दी है। 4 सोलर लाइट उनकी निधि से हमारे मंदिर परिसर में लगी हैं और 60 मीटर रोड आप देख रहे हैं फ्रंट की, ये ठाकुर जयवीर सिंह जी ने निजी व्यय पर निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर के लिए दी है। 10 पोल ट्रांसफार्मर ये ठाकुर मानवेंद्र सिंह जी ने अपनी विधायक निधि से दी है और 2 पुलिया सिंचाई विभाग से निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर के लिए। अभी तक टोटल कितना अभी तक पैसा आ चुका है इसके लिए? ये मैं समझ रहा हूँ कि लगभग जिला पंचायत विधायक निधि और जिला पंचायत से लगभग 1 करोड़ रुपया ये निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर के लिए आ चुका है और यहाँ लग चुका है। और इसके अलावा लगभग 1.25 करोड़ रुपया ये निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर में 20,90,000 रुपये परशुराम सेवा संस्थान, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वो 20,90,000 सबसे पहले ट्रस्ट में वही ट्रांसफ़र हुआ था और लगभग 1.25 करोड़ रुपये हमारे अकाउंट्स फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये हम सब अकाउंट को फाइनल स्लिप दे रहे हैं 22-23 का और 21-22 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी फाइल हो चुका है। 22-23 का जल्दी बैलेंस शीट बन करके ये भी फाइल हो जाएगा और हमारे CA द्वारा भी इसका ऑडिट किया जा चुका है। और रहा आप आलोचना की बात करें, आलोचना तो भगवान की भी हुई है, आलोचना तो सब जगह हो रही है। ग्रुपिज्म, घटकवाद और ये तोड़ फोड़
विध्वंसकारी लोग, बैड एलिमेंट्स और विघटनकारी तत्व हर पार्टी में, हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर समाज में, सब जगह हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी की कृपा, हमारे बुजुर्गों की कृपा, पितरों की कृपा, सर्व समाज का सहयोग हमारे साथ है और बहुत जल्दी ही भव्य मंदिर बनेगा। और इस मंदिर के निर्माण में हमारी जो आर्किटेक्ट टीम है, हमारी श्रीमती सुभा सक्सेना जी, जो हमारी बेटी, उसका बहुत बड़ा रोल है। इंजीनियर एसबी शर्मा जी, ठाकुर अरुण कुमार सिंह जी, ये तीनों लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग व्यक्ति की न केवल समस्या का समाधान कराया, बल्कि उसे फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए 2000 रुपए की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। इस अवसर पर सदस्य राज्य महिला आयोग मीना कुमारी, पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमेश कुमारी उपस्थित रहीं। अतरौली के ग्यासपुर निवासी दोनों आंखों से दिव्यांग बलवीर अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी के सम्मुख पहुंचे। उन्होंने अवगत कराया कि माह जुलाई 2022 से उनकी दिव्यांग पेंशन नहीं आ रही है, जिससे वो आर्थिक रूप से काफी परेशान रहते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रकरण को जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी को संदर्भित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही तकनीकी समस्याओं को दूर कराते हुए पेंशन सुचारू कराई जाएगी, जिससे दिव्यांग बलवीर जिलाधिकारी की कार्यशैली और नेकदिली की प्रशंसा की। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, इनके लिए जितना भी धन्यवाद है इतना ही कम है। अच्छा, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है कि पेंशन का दिया है। हाँ, पेंशन का दिया है, और इसको लेकर क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने हमारी परेशानी को दूर किया। भगवान, हम यही चाहते हैं कि उनको भगवान सुखी रखे। कितने का चेक दिया है आपको? 2000 का। और क्या समस्या थी? समस्या हमारी विकलांग पेंशन नहीं आ रही थी, 2022 से अभी तक नहीं आई है, जबकि रुकी भी है। अच्छा, उसके लिए दिया है आपको? हाँ। बच्चे के लिए की गई है? किस तरीके की मदद की गई है, क्या है? अरे, एक बलवीर नामक व्यक्ति आए थे, अतरौली तहसील के थे। उनकी दिव्यांग पेंशन किसी वजह से रुक गई। संभवतः उन्होंने आवेदन पत्र में कोई कमी कर दी थी, तो अब वो आवेदन पत्र की कमी को दूर कराया जा रहा है और वो दूर हो जाएगी। लखनऊ बात हो गई है, लेकिन इस बीच उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको थोड़ा सा आर्थिक सहायता इस स्तर से दी गई है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन निहत्था अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी अतरौली के कुशल पर्यवेक्षण में ऑपरेशन निहत्था में तलाश वांछित अभियुक्त गढ़ के थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा सफलता का परिचय देते हुए अतरौली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार के दिशा निर्देशन उप निरीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल अश्विनी ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर रवि पुत्र सौदान सिंह निवासी ग्राम गहतोली थाना पाली मुकीमपुर को 10 पेटी 100 मोबाइल बरामद कर, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, वह एक देसी तमंचा, 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय अलीगढ़ जेल भेज दिया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक परविंद कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 2 पायदानों पर चढ़कर विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 9वीं रैंक पर पहुंच गया है। एएमयू को पिछले साल 11वीं रैंक हासिल हुई थी। प्रोफेसर एम सालिक बेग, अध्यक्ष यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी एएमयू ने कहा कि अनुसंधान श्रेणी में एएमयू ने एनआईआरएफ 2022 के पिछले वर्ष के परिणामों की तुलना में इस वर्ष 23वें स्थान पर पहुंचने के लिए 5 स्थानों की छलांग लगाई। गत वर्ष एएमयू को 28 रैंक मिली थी। प्रोफेसर बेग ने रैंकिंग समिति के सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जो एनआईआरएफ समन्वयक हैं और रैंकिंग के लिए समिति के संयोजक भी हैं। ये बहुत खुशी का मुकाम है, खासतौर से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और टीचिंग और तमाम यूनिवर्सिटी बरादरी के लिए जो कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एएमयू की लास्ट ईयर रैंक 2022 में 11th आई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जो प्रेस रिलीज़ की है, तो उसमें इस साल एएमयू की रैंक जो है वो 9th है, जो कि पिछली बार 11 थी।
तो ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खुशी का मुकाम है। हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए, जो अलीग बिरादरी है उन सब के लिए ये खुशी का मुकाम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसमें चेंजेस आए हैं, यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में यूनिवर्सिटी और अच्छी परफॉर्मेंस देगी, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में रैंक को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में खुशी का इजहार करता हूँ कि यूनिवर्सिटी की रैंक आने वाले सालों में बहुत और इम्प्रूव करेगी। ठीक है। मैं अलीग बिरादरी को और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ हम जो है इससे पहले वाली रैंकिंग में हमारी रैंक 11वीं रैंक थी हमारी यूनिवर्सिटी की, और इस वक्त जो है हमारी रैंक करंट स्टेटस में 9वें रैंक पे हमारी यूनिवर्सिटी खड़ी है, यानी 9वीं रैंक है। और वहीं एक तरफ जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी का दिन ब दिन जो है तरक्की हो रही है, उसी के साथ साथ हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी की हालिया NIRF रैंकिंग में क्या रैंक आई है और किन फैकल्टीज में इम्प्रूव किया है? देखिए, ये कल 5 जून को एक रिलीज़ फंक्शन हुआ था दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और ये 2023 की NIRF रैंकिंग के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड होम अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए थे, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, और UGC चेयरमैन भी थे, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी थे, और AICT चेयरमैन थे, और मेंबर सेक्रेटरी थे NBA के, AICT वाइस चेयरमैन भी थे। तो उनके प्रेजेंस में ये फंक्शन हुआ था, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स IITs वगैरह के भी थे। तो इसमें जो फंक्शन रिलीज़ हुआ, तो हम लोग की रैंकिंग रिज़ल्ट्स पर्टिकुलरली AMU के इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्टिफ़र कंपटीशन के बावजूद हम लोग की रैंक में ख़ासा इम्प्रूवमेंट है। स्टिफ़र कंपटीशन इस लिहाज से कि लास्ट ईयर करीब 4000 कुछ थे, इस बार ग़ालिबन 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, तो काफ़ी जंप था। लेकिन उसके बावजूद AMU ने परफॉर्मेंस अच्छी दी इस लिहाज से कि अब की सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसकी रैंकिंग 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 11th थी। और इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है, उसमें भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। लास्ट ईयर हम लोग की पोजीशन जो रिसर्च में थी वो 28th रैंक थी, और इस साल 23rd है, तो 5 प्लेसेस हम लोग ऊपर जंप किए हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल हम लोग फैकल्टीज़ का पार्टिसिपेशन होता है NIRF में, उसमें भी कई फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छा किया है। मसलन इंजीनियरिंग ने इस बार जो उनकी रैंक आई है वो 32 आई है, जबकि लास्ट ईयर उनकी रैंक 37 थी, तो ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह से मैनेजमेंट में जो रैंक आई है इस साल वो 55 आई है, जबकि लास्ट ईयर 57 थी, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आर्किटेक्चर में रैंक ख़ासी अच्छी है, 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 13 थी। और इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है, उसमें भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। लास्ट ईयर हम लोग की पोजीशन जो रिसर्च में थी वो 28th रैंक थी, और इस साल 23rd है, तो 5 प्लेसेस हम लोग ऊपर जंप किए हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल हम लोग फैकल्टीज़ का पार्टिसिपेशन होता है NIRF में, उसमें भी कई फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छा किया है। मसलन इंजीनियरिंग ने इस बार जो उनकी रैंक आई है वो 32 आई है, जबकि लास्ट ईयर उनकी रैंक 37 थी, तो ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह से मैनेजमेंट में जो रैंक आई है इस साल वो 55 आई है, जबकि लास्ट ईयर 57 थी, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आर्किटेक्चर में रैंक ख़ासी अच्छी है, 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 13 थी। और इसी तरह से डेंटल में भी रैंक हम लोग की 31 आई है, जबकि लास्ट ईयर 38 थी।
तो वी आर fairly satisfied with our results this year, and we have been getting good results in the recent past as well, and we'll continue to work very hard, put our best effort and best foot forward, and we'll leave no stone unturned to make sure that we jump up further. अभी recently और भी rankings आने वाली हैं, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी जिसमें सब लोग शामिल हैं, ज़ाहिर है वाइस चांसलर साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, FO साहब हैं, कंट्रोलर, DSW वगैरह, इन सब लोगों का टीम वर्क है। उसके अलावा हम लोग की जो रैंकिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें करीब 14-15 लोग हैं, और सब लोग बहुत मिल के काम कर रहे हैं, और सारा स्टाफ लगा हुआ है इसमें, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो कुछ महीनों में और रैंकिंग्स आएगी तो हम लोग इसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।